तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार आप सब बता दीजिए, आवाज मिल रही है? चलिए शुरू किया जाए। आज का सबसे पहला सवाल है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए पहला सवाल है, सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष क्या है? यानी जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन कब से शुरू होता है? सरस्वती पत्रिका आप सब जानते हैं कि ये कहां से शुरू होती है? इलाहाबाद से शुरू होती है। और जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक मंडल भी रहे हैं और जिनके बदौलत ये पत्रिका बाहर छप के आती थी। सरस्वती पत्रिका 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आती है, लेकिन उसके पहले ये 1900 से ही शुरू हो जाती है। तो इंडियन प्रेस के द्वारा, कई बार इसका प्रेस भी पूछ लिया जाता है, किस प्रेस से छपती थी? तो इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। इसके जो श्याम सुंदर दास और किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास और किशोरीलाल, ये इसके शुरुआती जो है वो संपादक रहे हैं। और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। 1921 से 1928 पद्मलाल पुन्नालाल इसके संपादक रहे हैं। इसके अलावा उमेश चंद्र और देवी दयाल, उमेश चंद्र और देवी दयाल भी इसके संपादक रहे हैं। और श्री नारायण चतुर्वेदी भी एक नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है। श्री नारायण चतुर्वेदी भी इसके संपादक रहे हैं। रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार, रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार यह वर्तमान के इसके संपादक हैं। तो इनका जो कौन कौन संपादन कर चुके हैं इसको भी आप जानते रहिए। इस पत्रिका का सबसे ज्यादा महत्व अगर आपको व्याख्यायित करना हो कि किस चीज को लेकर रहा है, तो भाषा संस्कार को लेकर रहा है और साहित्य में आदर्श की स्थापना को लेकर रहा है। कवि को कविता कैसे लिखनी चाहिए, कवियों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कविता का उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, विषय किस प्रकार का होना चाहिए, ये इसकी होती है। जब ये पत्रिका शुरू में आती थी तो ये 4 आना की मिलती थी और इसमें लगभग
32 पृष्ठ हुआ करते थे। जब ये पत्रिका 1900 से शुरू हुई और 1905 तक इस पत्रिका के मुखपृष्ठ पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी लिखा होता था या उसका लोगो रहता था। लेकिन 1905 में नागरिक प्रचारणी का जो नाम था वह हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसका जो नाम था वो 1905 में हटा दिया जाता है। 1970 में इसका प्रकाशन बंद हो जाता है, यानी 1900 से 1970 तक इसका प्रकाशन होता है और यानी 70 साल बाद इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। और पुनः मजेदार बात यह देखिए कि 40 साल बाद लगभग 2020 में इसका पुनः प्रकाशन होने लगता है। कहां से होने लगता है? जहां से इसका प्रकाशन पहले होता था, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से। इसका जो प्रकाशन है वह किस महीने से शुरू हुआ था? तो इसका प्रकाशन जनवरी से शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन जो है वह जनवरी से शुरू हुआ था। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है इसके विषय में। इसका प्रकाशन पहले जो शुरू हुआ वो झांसी से शुरू हुआ था। झांसी से फिर ये कानपुर आई और कानपुर से, यानी पत्रिका का जो प्रिंट आउट होता था ये कह सकते हैं, और फिर ये कानपुर से होने लगा था। तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? ढोला मारूरा दोहा, इसके दो रचनाकार माने जाते हैं, कल्लोल कवि और कुशल राय। ये दोनों इसके लेखक माने जाते हैं कि इसके लेखक हैं। कल्लोल कवि ने इसको लिखा था और ऐसा कहा जाता है कि कुशल राय ने इसमें कुछ और दोहे जोड़कर इसको और भी बृहद बना दिया। 11वीं शताब्दी की यह एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा है। किस शताब्दी की है? तो 11वीं शताब्दी की है। पूछा जाता है कि किस तरह की कथा है, तो ढोला और मारू की एक कथा है जिसमें प्रेम का वर्णन है, और ढोला राजकुमार है और मारवाड़ी नामक इसमें कन्या है। ढोला और मारवाड़ी की कथा है, प्रेम कथा है, और इस पूरी कथा को दोहा छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में लिखा गया है। तो इसका छंद भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेम कहानियों में से एक है। ढोला मारूरा दोहा जो है, अगर इसकी शताब्दी पूछे तो 11वीं शताब्दी आपको मानना है। हां, श्रृंगार रस से है
और ये लौकिक काव्य है, यह भी अगर पूछा जाए तो लौकिक काव्य है, श्रृंगार रस में है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण रचना है। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनूदित रचना नहीं है। अब इनकी रचनाओं को मैंने याद करना भी आपको सिखाया था कि कैसे याद रखेंगे। हां, अगर इनकी रचनाओं को अनुदित और मौलिक खंड में बांटकर याद करना हो तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। चलिए आज फिर से बताते हैं। इसमें कहा है कि अनुदित रचना नहीं है, यानी वह रचना क्या है? मूल रचना है। मैंने बताया था कि कोई सुंदर है कि नहीं सुंदर है, हर जगह फिल्टर चढ़ा है, और जहां फिल्टर नहीं है, चाहे लड़का या लड़की, वहां मेकअप चढ़ा है। इस तरह से बताया था। तो कोई सुंदर है या नहीं सुंदर है, वो अनुदित ही है, यानी वो कॉपी है, फिल्टर है। मुद्रा राक्षस, अब जितने भी राक्षस हैं वो क्या करते हैं? बड़े बनावटी होते हैं, रूप बदलते रहते हैं, अनुदित होते हैं। अंधेर नगरी, अब भारत में अंधेर नगरी छाई हुई थी जब अंग्रेज आए थे, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है, यह सत्य है। धनंजय विजय, धनंजय विजय, अब अगर आप सोचते हैं कि धन से ही हर चीज का विजय हो जाए तो संभव नहीं है, मतलब यह भी झूठ बात है। तो सत्य और झूठ को आधार बनाकर हम अनुदित और मौलिक रचनाएं याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अंधेर नगरी इनकी क्या हो गई? मौलिक रचना हो गई। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये सारी रचनाएं भारतेंदु की अनुदित रचनाएं हैं। तिलस्मी अयारी उपन्यास परंपरा का आरंभ किस रचनाकार से माना जाता है? फटाफट बताइए। तिलस्मी अयारी तिलस्मी अयारी का मतलब क्या होता है कि रहस्यमय और जादुई कारनामों से भरपूर होता है, ठीक है। जहां तिलस्मी शब्द का अर्थ क्या है? तिलस्मी शब्द का अर्थ होता है रहस्यमय, जादुई या मायावी। अयारी शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, चालाक, धूर्त, धूर्त व्यक्ति को भी ऐसा कहा जाता है, अय्यार है ये। यह जासूसी करने का कौशल जिसके पास है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब तिलस्मी अयारी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? तो यह देवकीनंदन खत्री से होती है, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो रचना है चंद्रकांता, उस चंद्रकांता रचना को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। तो चंद्रकांता संतति भी इन्होंने लिखा है, जो उसी का अगला भाग है, चंद्रकांता संतति। दरअसल विंध्य के पहाड़ों में ये ठेकेदारी का काम करते थे देवकीनंदन जी। तो इसी वजह से इनकी रचनाओं में
वहां का क्षेत्र और वो पात्र देखने के लिए मिलते हैं। चंद्रकांता संतति में इनके यानी चंद्रकांता के जो पुत्र हैं, उनका जो परिवार है, क्योंकि इसकी जो मूल नायिका है वो चंद्रकांता है, तो चंद्रकांता के परिवार के विषय में और जो कथा मिलती है, आगे की कथा चंद्रकांता संतति में देखने के लिए मिलती है। नरेंद्र मोहिनी, वीरेन वीर, कादर की कोठरी, अनूठी बेगम इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियां हैं। गोपाल राम गहमरी हैं, तो ये जासूसी उपन्यास लिखते हैं। ठीक है। गोल्ड स्मिथ किस डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजाड़ ग्राम नाम से किसने किया है? अब यहां एक आपको नाम मिलेगा श्रीधर पाठक का। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का क्या किया है? अनुवाद किया है। यहां क्या है? डेजर्ट विलेज, विलेज माने गांव, डेजर्ट माने उजाड़, तो उजाड़ ग्राम के नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। इन्होंने गोल्ड स्मिथ का भी इन्होंने अनुवाद किया, हर्मिट के नाम से। एकांतवासी योगी, ट्रैवलर के नाम से, ट्रैवलर, शांत पथिक के नाम से, तो इसी तरीके से इन्होंने अनुवाद जो है वो प्रस्तुत किए हैं नाम से। अगले रचनाकार, ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? आदिकाल में ब्रज भाषा की ज्यादातर रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। भक्ति काल में कृष्ण काव्य की ज्यादातर रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं ब्रज भाषा में। रीति काल में ज्यादातर रचनाएं ब्रज भाषा में देखने के लिए मिलती हैं। और फिर जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो भारतेंदु युग से द्विवेदी युग तक भी ब्रज भाषा का काव्य लिखा जा रहा है। तो ब्रज भाषा में रचित कृति है पूछा गया है, तो इसमें कश्मीर सुषमा भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, रस कलश भी लिखी गई है जो कि एक रीतिवादी ग्रंथ है, उद्धव शतक भी लिखा गया है, अर्थात उपयुक्तों में से तीनों। कश्मीर सुषमा 1904 श्रीधर पाठक की, रसकलश हरिऔध की 1931 और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? त्रिशूल, तो ये प्रेम की कविताएं जब लिखते थे तो स्नेही के नाम से लिखते थे, और जब राष्ट्रीय भावना की बात हो तब त्रिशूल से काम चलाते थे। तो प्रेम में स्नेह होता है इसलिए स्नेही, और राष्ट्रीय भावना के लिए त्रिशूल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को त्रिशूल के उपनाम से ये लिखते थे। अब एक रचना है जो कई बार पूछी जाई है, राष्ट्रीय वीणा। राष्ट्रीय वीणा जो रचना है ये किसकी है? और एक रचना है स्वर्गीय वीणा। तो राष्ट्रीय वीणा किसकी है? यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, और स्वर्गीय वीणा की रचना किसने किया है?
ये कमेंट करके आप जवाब देंगे, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि स्वर्गीय वीणा की रचना किसने किया है, जबकि मैंने राष्ट्रीय वीणा आपको बता दिया है। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा जो रचना है एक कविता है अज्ञेय जी की। तो यहां आपको बताना है स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, मिलन होगा पथिक से स्वप्न में। इसके अलावा कविता कौमुदी बहुत चर्चित रचना है इनकी, आलोचनात्मक ढंग से भी यह महत्वपूर्ण रचना है। मृत्युंजय, वसंत वियोग, राम रावण का विरोध, स्वदेशी कुंडल, ये सारी रचनाएं राय देवी प्रसाद पूर्ण की हैं। इन सब के रचनाकार राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं। स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक की है। बहुत बढ़िया अरुणदीप जी, आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया? तो सबसे अच्छा विभाजन अगर किसी ने किया है आधुनिक काल का तो वह डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। ठीक है, तो नगेंद्र ने इसे क्या कहा? जो लोग जागे हैं उनको सुधारने वाला काल, अर्थात जागरण सुधार काल। और इसकी समय सीमा इन्होंने क्या रखी है? मृत्युंजय मैंने बताया तो 1900 से राय देवी प्रसाद पूर्ण का 1900 से 1918 का समय जो है वह जागरण सुधार काल के नाम से डॉक्टर नगेंद्र जी ने रखा। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को क्या कहा? तो शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा। क्या रखा? नई धारा द्वितीय उत्थान। पूछा जाएगा कि शुक्ल जी ने नई धारा द्वितीय उत्थान किसे कहा है, तो द्विवेदी युग को शुक्ल जी ने नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। इसकी समय अवधि 1893 से 1918। यहां से भी सवाल पूछा जाएगा शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है। सरदार पूर्ण सिंह लिखित निबंध नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह पर जो उनका निबंध का सवाल है, एक सवाल पेट है, पूछा ही जाता है। तो इसमें चंदर शर्मा गुलेरी का एक निबंध है। चंदर शर्मा गुलेरी का एक निबंध है कछुआ धर्म। इसके अलावा आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ये इनके निबंध हैं। पवित्रता, कन्यादान, पवित्रता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, यह भी सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। इनसे सवाल पूछा ही जाता है कि किसने कम निबंध लिख के, या निबंधों की संख्या दे देगा, कौन है जो कम समय में या कम निबंध लिखकर इतना व्याख्याति लब्ध हो गया। तो राइट आंसर होगा सरदार पूर्ण सिंह। और इनके निबंधों का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा।
अब यहां निम्नलिखित उपन्यासों को आप काल क्रमानुसार रखिए, यानी इनकी डेट आपको बतानी है कि उपन्यास कब लिखे गए। राही मासूम रजा का एक उपन्यास है आधा गांव। तो देखिए आधा गांव की डेट वही होगी जिस डेट को आप आसानी से आधा आधा कर सकें। तो 66 का आप आधा कर सकते हैं 33। तो आधा गांव राही मासूम रजा 1966। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह 1967, एक साल बड़ा। इसके अलावा जल टूटता हुआ 1969 का है, रचनाकार है रामदरस मिश्र। धरती धन अपना जगदीश चंद्र का है 1972। तो इस तरीके से हम काल क्रमानुसार इनको रख सकते हैं। तो सबसे पहले 66 आएगा, फिर 67, फिर 69, फिर 72। जन्म काल क्रम के अनुसार छायावादी रचनाकारों को आरोही क्रम में रखिए। कल की क्लास में भी आप सबको मैंने बताया था कि जब आरोही पूछा जाए तो आरोही का मतलब क्या होगा। रचना की डेट बढ़ती चली जाएगी। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं और इन कवियों का नाम तो क्रम सहित पूछा ही जाएगा। सबसे बड़े हैं 1889 के जयशंकर प्रसाद, 1899 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत 1900 के और महादेवी वर्मा 1907 की हैं। जयशंकर प्रसाद 1889, निराला 99, पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907 की हैं। पंत की रचनाओं को काला क्रमानुसार रखिए। छायावाद में इन सारी रचनाओं के डेट मालूम होनी चाहिए। उच्छ्वास, वीणा, गुंजन और पल्लव। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इसलिए इसकी डेट याद रखना है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है 1918 में। इसलिए इन दोनों रचनाओं की डेट तो एकदम से याद ही रखनी है कि पल्लव, क्योंकि छायावाद का इसे घोषणा पत्र कहा जाता है। एक सवाल यहां और पूछा जाता है कि पल्लव की भूमिका किसने लिखी है। तो निराला ने, पंत ने पल्लव में वो लिखा जो छायावाद पे आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का जवाब देने के लिए। और पंत और पल्लव लिखा निराला जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगा था। ठीक है। उच्छ्वास जो है 1920 की है, वीणा 1927 की है, गुंजन 1932 और पल्लव 1928 की रचना है। अब ये क्रम वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपको डेट इन सब की नहीं मालूम है। यूपी टीजीटी पीजीटी में ये क्रम वाले जो प्रश्न हैं, 1 से 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो कालजयी रचनाएं और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आप जरूर याद रखिए क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं। अब जैसे उपन्यास है, तो प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो क्रम से आपको याद होने चाहिए, वहां सवाल बनेगा ही बनेगा। या हिंदी की पहली कहानियां कौन कौन सी हैं, किसको कहा जाता है, वहां सवाल बनेगा ही बनेगा। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को काल क्रमानुसार लिखिए।
अब जयशंकर प्रसाद नाटककार के तौर पर बहुत विख्यात हैं, तो इनकी डेट भी आपको याद रखनी होगी। तो अजात शत्रु, अब आपके शत्रु 22 साल के जब आप होते हैं तभी बनने लगते हैं। नागयज्ञ आप कब कराते हैं जन्मेजय का, जब आप 26 साल के हो जाते हैं। स्कंदगुप्त पहले आता है, ये जरूर याद रखिएगा। स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त बाद में आते हैं 1931। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त पढ़ते हैं। लेकिन यहां स्कंदगुप्त पहले आएगा, यह हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में पहले कौन आएगा। अगर डेट ना भी याद रहे तो कम से कम यह जरूर याद रखिए कि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त में पहले कौन सा आएगा। तो पहले स्कंदगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त बाद में आएंगे। कम से कम आप इतना जरूर याद रखिएगा। प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते किसने कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। अब जो प्रसाद जी ने रचनाएं लिखी हैं वो इतिहास से काफी प्रभावित हैं, इसीलिए उनके ऊपर यह बात कही गई थी। तो यह बात किसने कही कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। इतिहास को लिख रहे हैं कब? छायावाद में, छायावाद के दौर में, जब आधुनिक काल अपने चरम पे था। लक्ष्मी नारायण मिश्र, अगर यहां लाल दिया होता तो और कंफ्यूजन हो जाती, लेकिन याद रखना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने यह बात कही कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। एकांकी और उसके रचनाकार के साथ यहां सुमेलित करना है। एकांकी और उसके रचनाकार के साथ यहां पर सुमेलित करना है। दस हजार। अब यहां पर यह जो रचना है यह उदय शंकर भट्ट की है। 10,000। स्ट्राइक भुवनेश्वर की है। कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी की है। लक्ष्मी का स्वागत कैसे करेंगे? भरी आंखों से, उपेंद्र नाथ अस्क। और एक और एकांकी है 10 मिनट, और यह है राम कुमार वर्मा की। ठीक है, आगे बढ़े। यहां दिया है सप्तक के कवि नहीं हैं। इनमें से सप्तक के कवि नहीं हैं। सप्तक कहने का मतलब यहां पर क्या है? तार सप्तक। और तार सप्तक कहने का मतलब यह है कि यह प्रथम तार सप्तक है। लेकिन तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता है। अब यहां तार सप्तक के कवि नहीं हैं यह कहा गया, इसका मतलब जो पहले सप्तक है उसके कवि नहीं है। इसमें एक नाम मिलेगा आपको, त्रिलोचन।
तो त्रिलोचन सप्तक के कवि नहीं है। उसी दौर में एक वाद चल रहा था जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, तो त्रिलोचन प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, अब देखिए कि कुछ चीजें तार सप्तक के विषय में पूछी जाती हैं जो पहली बार आया था 1943 से 1951 के बीच में। पूछा जाता है कि किस कवि की कौन सी रचना उस तार सप्तक में सम्मिलित थी और कौन सी रचना उस तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थी, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो तार सप्तक में विभिन्न कवियों की रचनाएं सम्मिलित थी, 7 कवियों की। तो एक कवि है जिनका नाम है मुक्तिबोध। पूछेगा कि इनकी कौन कौन सी कविताएं सम्मिलित थीं, तो मुक्तिबोध की जो भी बड़ी कविताएं हैं, जैसे ब्रह्मराक्षस, ये नहीं, भूल गलती नहीं, अंधेरे में नहीं, इनकी जो बड़ी और नामी गिरामी कविताएं हैं वो इस तार सप्तक में नहीं छपी थी। इनकी एक कविता है मृत्यु और कवि। मृत्यु और कवि, यह रचना मुक्तिबोध की है। यह जो प्रथम तार सप्तक है उसमें छपती है। ठीक है, इसी तरीके से प्रभाकर माचवे की कविता क्या है, एक कविता जो है वो छपती है तार सप्तक में। गिरजा कुमार माथुर, चूड़ी का टुकड़ा और रेडियम की छाया, चूड़ी का टुकड़ा और रेडियम की छाया, ये दो महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो तार सप्तक में छपती हैं, यानी जो प्रथम तार सप्तक था जिसमें ये छपती हैं। रामविलास शर्मा की शारदिया एक कविता है जो उसमें छपती है। शारदिया रामविलास शर्मा का एक कविता है। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का एक एकांकी नाटक भी है, लेकिन यहां याद रखना है कि शारदिया क्या है, वो रामविलास शर्मा की एक कविता है। थोड़ा सा लाइक बढ़ा दीजिए आप सब जो लोग जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, छायावाद के समर्थ आलोचक माने जाते हैं। छायावाद पर सबसे ज्यादा आलोचना किसने किया? आचार्य शुक्ल ने सबसे ज्यादा उस पर आलोचना की, और उस आलोचना का जवाब देने के लिए उन्हीं के शिष्य नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं, जो शुक्ल जी की आलोचना जो उन्होंने छायावाद पर दी थी उसका वो जवाब देते हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा छायावाद के समर्थ आलोचक कौन है? तो शुक्ल जी की आलोचना पर छायावाद के सवालों के जवाब देने वाले नंद दुलारे वाजपेयी। किस तरह के आलोचक हैं? तो इन्हें
समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है, क्योंकि छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। और सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। तो किस तरह के आलोचक हैं ये, अगर यह भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि नंदुलारे वाजपेयी समन्वयशील आलोचक हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं और सौष्ठववादी आलोचक हैं। ठीक है। मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया इन्होंने। मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा, इन्होंने छायावाद को किस रूप में व्याख्यायित किया? तो छायावाद को इन्होंने मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। यह भी आपको याद रखना है कि इन्होंने छायावाद का पक्ष किस तरीके से लिया। तो इन्होंने छायावाद का पक्ष मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित करके लिया है। अगला सवाल, चंद हसीनों के खतूत की साहित्यिक विधा क्या है? चंद हसीनों के खतूत की साहित्यिक विधा क्या है? यह क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी रचना शैली और पद्धति को देखकर इनकी कृतियों को और इनको क्या क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी उपन्यास कहा जाता है। प्रकृतिवादी। और प्रकृतिवाद के जनक कौन है? तो पाश्चात्य साहित्य शास्त्री जोला। कौन है? जोला है। दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, फागुन के दिन 4, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की। प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगतपूर्ण है? बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा प्रयास करके सही जवाब इसका दीजिएगा। अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या सवाल है? प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगतपूर्ण है? विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया है। मध्यम वर्ग की कुंठाओं का चित्रण गबन में हुआ है। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन असंगतपूर्ण है? अब देखिए, सारे उपन्यासों को अगर देखें तो विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया, यह बात एकदम सही है। मध्यम वर्ग की कुंठाओं का चित्रण गबन में हुआ है। भाई उसकी नौकरी छोटी है, कमाई कम है, फिर भी गबन करता है, सही है। हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में हुआ है, यह बात गलत है। हरिजन की स्थितियों का जो चित्रण है वो थोड़ा बहुत रंगभूमि में हुआ है। सेवा सदन में क्या है कि प्रेमचंद ने पहली बार अपने उपन्यासों में वेश्या समाज का चित्रण किया है। तो सेवा सदन में वेश्या समाज का चित्रण हुआ है या वेश्या समस्या की यहां पर बात हुई है। यह भी पूछा जाता है, सेवा सदन में जो वेश्या है उसका नाम क्या था? आप सबको याद है कि सेवा सदन में जो वेश्या
है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था भोली। क्या नाम था? भोली था। और प्रेमचंद से पहले भी वेश्या समस्या पर प्रश्न उठाया गया था, लेकिन वह समस्या क्या थी? वो थोड़ी हटके थी, अर्थात वह देवदासी समस्या पर आधारित उपन्यास था। स्वर्गीय कुसुमा कुमारी, यह उपन्यास जो है, इसमें हिंदी में पहली बार जो है वेश्या समस्या को उठाया गया, लेकिन प्रेमचंद ने जो सेवा सदन में भोली के माध्यम से उठाया है, तो इन्होंने इस भोली को बुरी नजर से नहीं देखा है, बल्कि ये चाहते हैं कि इनको भी समाज में उचित स्थान मिले और इनको भी मुख्य धारा में वापस लौटाने के प्रयास किए जाएं। अगर ये मुख्य धारा में वापस आना चाहती है तो उसका पूरा स्वागत रहे। इसी तरीके से निराला का भी एक उपन्यास है जो वेश्या समस्या पर आधारित है। कौन सा उपन्यास है निराला का? बताइए। अप्सरा। अप्सरा है। यहां पर भी निराला ने पहली बार एक क्रांतिकारी कार्य किया और एक सामान्य युवक ने प्रेम किया किससे? एक वेश्या की पुत्री से। और वो समाज में आकर क्या करना चाहता है? विवाह करना चाहता है कि अगर मुझे विवाह भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो इतना सोचना भर किसी साहित्यकार के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक उच्च घर का, एक अच्छे घर का लड़का वो किसी वेश्या से विवाह करके और शादी करने के विषय में सोच ले, यह संभव नहीं है। इस प्रकार का वर्णन जो है वह पहली बार साहित्य में देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके के उपन्यास और है उल्टा। उल्टा किसका है? राजेंद्र यादव का है। राजेंद्र यादव का उपन्यास है। इसी तरीके से राजस्थान में एक जाति है जयराम पेशा करने वाली, जयराम नट जो हैं, और उसका नाम है कब तक पुकारूं। क्या नाम है? कब तक पुकारूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जयराम पेशा अब नहीं हो सकता है, अवैध है। लेकिन यह कब तक पुकारू का क्षेत्र पूछा जाता है, किस गांव से संबंधित यह पेशा है। तो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर एक जगह का नाम है बैर, और वहां पर जयराम पेशा करने वाली स्त्रियों के ऊपर यह उपन्यास लिखा गया। जयराम पेशा क्या है? जयराम पेशा यह है कि जो जमींदार लोग हैं, खास करके वहां के ठाकुर लोग हैं, क्षत्रिय लोग जो हैं, वो छोटी या निचली जाति की स्त्रियों को रखैल बना के रखते हैं, और वो घर वाले उसका विरोध भी नहीं करते, क्योंकि यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है और उसको इस व्यवस्था के अंतर्गत वो स्वीकार करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई लड़की बड़ी हो गई, यहां तक कि जिन स्त्रियों का विवाह हुआ है वो विवाहित होने के बाद भी अपने पति के कंसेंट पे, पति कंसेंट हो या ना हो, वो जाती है क्षत्रियों के यहां रखैल बन के। तो यह परंपरा जो थी इसको लीगलाइज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको, दीपांकर जी आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज मालूम था। बैर भी मालूम था, कब तक पुकारू भी माना था, जयराम पेशा भी आपको मालूम था।
तो सारी चीज आपको मालूम रही होगी, इसलिए आप करें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज आप सबको मालूम रहे उसको बता दिया करिए कि सर इसके विषय में कुछ बताइए, मुझे मालूम है, तो मैं फटाफट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाया करूंगा, मेरा भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा। ठीक है दीपक जी, मैं दीपांकर ही बोलता हूं आपको। चलिए, निम्नलिखित कृतियों और उनके रचनाकारों को सुमेलित करिए। प्रेमचंद घर में कलम का मजदूर, महाप्राण निराला, शिखर से सागर तक। प्रेमचंद घर में, ये तो आप जानते ही हैं, शिवरानी देवी ने लिखा। कलम का मजदूर, मदन गोपाल। महाप्राण निराला, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये गंगा प्रसाद पांडे की है। और शिखर से सागर तक, ये रामकमल राय की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज नदी बिल्कुल उदास सी सोई थी अपने पानी में, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? बताइए। यहां पर ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। प्रकृति चित्रण के लिए मुख्यतः ये जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है। और इनकी एक कविता है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी एक और कविता बहुत चर्चित है, बसंती हवा, बहुत चर्चित है। एक कविता इनकी और चर्चित है, मैं नारी का प्रेमी, काफी चर्चित कविता है, मैं नारी का प्रेमी। मैं नारी का प्रेमी, मेरी प्रीत अपावन, गंदी मेरी भावराशि, सब गीत अपावन, नहीं नहीं है रिमझिम रिमझिम, साजन सावन, प्यारी तरुण तड़िप का करता है आह्वान। इन्होंने एक लिखा है हथौड़े का गीत। हथौड़े का गीत, यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है, हथौड़े का गीत से भी। मार हथौड़ा कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़। तो इसके अलावा एक और इनकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण कविता है, शमशेर मेरे दोस्त। पूछा जाता है कि शमशेर मेरे दोस्त, यह कविता किसने लिखी है? तो यह भी केदारनाथ अग्रवाल की लिखी गई है। अगला सवाल, एक पति के नोट्स, लालटीन की छत। अब यहां एक पत्नी के भी नोट्स पूछ लिया जाता है। एक पति के नोट्स, लालटीन की छत, पहाड़ पर लालटेन और प्लाट का मोर्चा। एक पति के नोट्स किस तरह की रचना है? तो ये उपन्यास है। विधाएं बहुत कठिन हो जाता है पहचानना, जब भी अगर विधाओं को पहचानने का सवाल आता है तो कठिन हो जाता है। लालटीन की छत, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत, निर्मल वर्मा का यह भी उपन्यास ही है, दोनों उपन्यास हैं। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की एक कविता है। और प्लाट का मोर्चा, यह रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है।
शमशेर बहादुर सिंह का, तो इसमें कोई भी कहानी नहीं है, इसमें कोई भी कहानी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, प्रबल समर्थक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा पे एक बड़ा आरोप लगता है कि ये हैं मार्क्सवादी आलोचक, लेकिन इनके प्रिय कवि सगुण धारा के तुलसीदास हैं और प्रिय आलोचक और उनकी आलोचना का मानदंड शुक्ल जी ठहरते हैं। इसलिए इनकी आलोचना पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया जाता है और मार्क्सवादी आलोचकों के खेमे में इनको शामिल करने पर भी समय समय पर प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। ठीक है। शैली विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है? तो नगेंद्र ने भी लिखा है, सुरेश कुमार ने भी लिखा है, जबकि विद्यानिवास मिश्र ने शैली विज्ञान के नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है। बादल सरकार, गिनीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान है। किस क्षेत्र में? नाटक क्षेत्र में। और सुदर्शन मजीठिया नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। तो ये सब नाटक के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। अब यहां क्या करना है? सुमेलित करना है। एक और द्रोणाचार्य, हबीब तनवीर, मणिमधुकर और 8वां सर्ग। एक और द्रोणाचार्य जो है, यह इसके रचनाकार कौन है? शंकर शेष हैं। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। मणिमधुकर रस गंधर्व। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। यह सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यहां पर कविता संग्रहों को कालाक्रमानुसार रखना है। तो जैसे पूछ लिया जाता है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? 1972 में लीलाधर जगुड़ी ने 1972 में नाटक जारी लिखा। पहाड़ पर लालटेन 1981 में मंगलेश डबराल ने लिखा। अबूतर कबूतर 1984 में उदय प्रकाश ने लिखा। और मिट्टी का चेहरा 1985 राजेश जोशी ने लिखा। ठीक है। तो नए रचनाकारों में राजेश जोशी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप DEET+B, यूजीसी नेट, बीपीएससी टीयर 4, एलटी ग्रेड, JIC प्रवक्ता, जीडीसी या अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच आप सबके लिए शुरू किया गया है। आप व्हाट्सएप करके हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 9592 37। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किसकी हैं? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। अब मान लीजिए यह पूछ लिया जाए कि यह जो काव्य की पंक्ति है यह किस विचारधारा को प्रदर्शित करती है, तो यह प्रगतिशील आयाम को प्रदर्शित करने वाली एक कविता है। ठीक है। तो यह आपके किसकी है?
धूमिल की है। सुदामा पांडे धूमिल। वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा 1968 पंत को प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हैं, इन पुरस्कारों को आप रट डालिए क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार आप कम से कम साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ तो आपको याद ही रहना चाहिए, और सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये 4 पुरस्कार जरूर याद होने चाहिए क्योंकि यहां से एक प्रश्न 100% पूछा जाना है। तो संयुक्त रूप से 2009 में यह पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल आप सबसे मुलाकात होगी पुनः 10:10 पर। आज की क्लास कैसी लगी, आज के प्रश्न कैसे लगे, जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन अधिक से अधिक करिए। प्रैक्टिस भले कम करिए लेकिन रिवीजन अधिक करिए। रिवीजन ही आपकी सफलता का मंत्र है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।